ना ये कोशिश करते हैं कि हम केवल याद कर लें और याद करके जो है ना क्लास 12th में अच्छे नंबर ले आएंगे। मेरी बात सुन लो, 11th में बेशक से पास हो गए हो, 11th एक इजी क्लास थी और उस हिसाब से 12th जो है वो तुम्हें थोड़ी सी क्या लगेगी, अब डिफिकल्ट लगेगी। मतलब होती थी 12th इजी तकरीबन आज से 7-8 साल पहले, जब 12वीं क्लास में एमसीक्यू नहीं आया करते थे, असर्शन रीजन नहीं आया करते थे, केस स्टडी के क्वेश्चन नहीं आया करते थे, तो फिजिक्स के पेपर को क्रैक करना आसान था। लेकिन क्योंकि अब इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पूरे 12वीं के पेपर में एक डेरिवेशन नहीं पूछी गई इस साल, जबकि अगर तुम सिलेबस की बात करोगे तो लगभग 70 डेरिवेशन 12वीं के सिलेबस में हैं। तो आउट ऑफ 70 डेरिवेशंस कुछ नहीं आया। 5-5 नंबर के तकरीबन 8 से 10 डिवाइसेस हैं, देयर आर 8 to 10 डिवाइसेस, ट्रांसफार्मर है, जनरेटर है, एक डिवाइस नहीं पूछा गया। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था एग्जाम में जो इजी हो। हम भी उसी हिसाब से पढ़ाना शुरू करेंगे, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन प्लस बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स नहीं तो बात नहीं बनेगी, सीधी सी बात है, एकदम क्लियर करना। चलो आओ, तो 11वीं में जो पढ़ा बाकी सब भूल जाओ, सिर्फ वेक्टर्स याद रखो और आओ हम स्टार्ट करें क्लास 12। जब क्लास 12th की हम लोग बात करते हैं तो टोटल 10 यूनिट है हमारे पास। कितनी यूनिट है? 10 यूनिट टोटल हैं ऑल इन ऑल। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम लोग आज शुरू करेंगे। इससे अगली यूनिट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये जो है ये तुम्हारी बुक 1 है। ये जो 5 यूनिट हैं तुम्हारी, ये क्या है भाई? बुक 1 है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 4 चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक यूनिट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कितने चैप्टर हैं? 4। इलेक्ट्रिसिटी में 2, मैग्नेटिज्म में 4, एसी में 3 और ईएम वेव में 1। These are number of chapters. So total number of chapters are 4 और 2 6 4 10 3 13 और 1 14। इसके बाद में कहानी शुरू होती है बुक 2 की। इसमें केवल 4 यूनिट है। यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स, डुअल नेचर, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स। ऑप्टिक्स में साहब 6 चैप्टर हैं। अकेली यूनिट में 6 चैप्टर हैं, तो आती भी अकेली यूनिट 14 नंबर की है। इसकी अकेली की वेटेज ही 14 मार्क्स आउट ऑफ 70। वेरी इंपॉर्टेंट। डुअल नेचर में 1 चैप्टर है, सेमीकंडक्टर न्यूक्लियर फिजिक्स में 2 और सेमीकंडक्टर में भी 2। चैप्टर्स की संख्या 6 और 1 7 और 4 11। ये बाइफर्केशन एनसीईआरटी के हिसाब से मैं नहीं कर रहा हूं। जिस हिसाब से बाइफर्केट कर रहा हूं उसी हिसाब से असाइनमेंट दूंगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन बैंक दूंगा और उतने ही पार्ट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ाऊंगा। मैंने एनसीईआरटी के एक चैप्टर को भी 2-2 3-3 पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है। ठीक है, ज्यादा फोकस करने की। अब मजे की बात, ये 3 यूनिट जो है आखिरी वाली, ये मॉडर्न फिजिक्स है भाई। जो भी लोग एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद आसान। सेकंड बुक बेहद आसान है। इसमें डेरिवेशन कम है, न्यूमेरिकल कम है, थ्योरी बहुत ज्यादा है। कम मेहनत करोगे ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसमें तुम्हारे लिए असली कॉलेज जो है वो ये है, क्लासिकल फिजिक्स। और क्लासिकल फिजिक्स भी नहीं है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, पूरी पहली किताब। तुम्हें डराना तो नहीं चाहता, पर एक एक यूनिट में 300-300 400-400 न्यूमेरिकल।
और उनको करने के बाद भी ये नहीं कह पाओगे कि पूरी तरीके से हमको ये यूनिट आ गई या सारा न्यूमेरिकल मैं कर ही दूंगा। बात को समझो। हम कहते हैं ना वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। मैं क्यों कहता हूं? यहां सीखने की कोशिश करो, यहां याद करने की कोशिश करो। यहां कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट आएगा, यहां बहुत ज्यादा मेहनत में ठीक ठाक रिजल्ट आएगा। यहां से न्यूमेरिकल आएगा, ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल पार्ट है बुक पर। ठीक भाई? तो ये बेसिकली कलेश है जो कुछ भी हमको पूरा पढ़ना है। ये पांचों यूनिट आपस में कनेक्टेड हैं, एक भी छोड़ दी पांचों खत्म। चार्ज रेस्ट पे तो इलेक्ट्रो, चार्ज चला तो इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज चलता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को बदल के एसी बनता है, मैग्नेटिक और एसी के कॉम्बिनेशन से ईएम वेव बनती है। पांचों आपस में जुड़े हुए हैं। एक भी यूनिट अगर तुम्हारी खोपड़ी में नहीं घुसी तो समझ लो पूरी यूनिट गई। लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं। पहले पेज पे, अपनी नोटबुक के पहले पेज पे सारी यूनिट्स लिखो। राइट डाउन ऑल द यूनिट्स। फर्स्ट पेज। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं भाई, इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये हमारी यूनिट नंबर 1 है। अगर सीबीएसई अपने कहे अनुसार पेपर बनाती है तो ये यूनिट पेपर में 7 से 8 नंबर की आनी चाहिए। इस यूनिट में कोई 5 नंबर का कोई टॉपिक नहीं है। मतलब इस यूनिट में 8 नंबर कवर करने के लिए न्यूमेरिकल आना मस्ट है। आएगा ही आएगा। बात समझ में आ रही है? इंपॉर्टेंट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें 4 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर मिलकर के एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 बनाएंगे और ये बाद के दोनों चैप्टर मिलकर एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 बनाएंगे। तो एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर कवर करते हैं भाई किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आज मैं शुरू करूंगा इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब देखो बहुत छोटी छोटी बातें अपन लोग समझना शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं कुछ भी पढ़ाना शुरू करूं, मुझे लगता है हमको सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आखिर क्या मतलब है। ध्यान से देखो, इस वर्ड को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट बनेगा इलेक्ट्रो और दूसरा पार्ट क्या बनेगा? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स एक इंग्लिश का वर्ड है और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट, रुका हुआ। स्टैटिक्स का जो अपोजिट वर्ड है वो है डायनामिक्स। अगर तुमको 11th क्लास याद हो तो मैंने तुम्हें 2 चैप्टर पढ़ाए थे, हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स में मैंने पढ़ाया था फ्लूइड्स एट रेस्ट और हाइड्रोडायनामिक्स में मैंने पढ़ाया था फ्लूइड्स इन मोशन। जब फ्लूइड्स रेस्ट में थे तो पास्कल्स लॉ पढ़ा था और जब फ्लूइड मोशन में थे तो बर्नौलीज थ्योरम पढ़ी थी। याद आया? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम एंड ऑल। ठीक वैसे ही यहां पे स्टैटिक्स का मतलब क्या है? एट रेस्ट। दूसरा जो ये वर्ड है इलेक्ट्रो, ये डिराइव्ड है एक और वर्ड से, ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रा। और इलेक्ट्रा का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रा का क्या मतलब होता है भाई? चार्ज। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है कि ये वो यूनिट है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे सारे फेनोमेना, लेकिन तब जब चार्ज किसमें होगा? रेस्ट में। चार्ज रुका हुआ है किसी एक जगह पर, चल नहीं रहा है। इस पूरी यूनिट में यानी कि चारों चैप्टर्स में हम चार्ज को बिल्कुल भी मूव नहीं कराएंगे और उसका कारण है चार्ज जब कभी भी चलता है तो ये बिजली बनती है और इस एस्पेक्ट को हम यूनिट नंबर 2 में पढ़ेंगे।
चार्ज को चलाएंगे, बिजली बनाएंगे, वो यूनिट 2 में पढ़ेंगे। लेकिन यूनिट 1 में सिर्फ क्या पढ़ेंगे? चार्ज किस में रहेगा? रेस्ट में। चार्ज किस में रहेगा भाई? रेस्ट में। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या है? चार्जेस की स्टडी है, वो भी कब? जब चार्ज किस में हो भाई? रेस्ट में। ये कोई पूछेगा नहीं तुमसे एग्जाम में, जस्ट बेसिक बात है। और क्योंकि चार्जेस की स्टडी है तो हमको एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, मैं तुम लोगों से अब एक एक करके पूछूंगा भी कि व्हाट इज चार्ज। देखो एक बात को समझना, तुम लोग 6th 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो कि इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन हैज, बात सही है, न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज नहीं, नो चार्ज, है ना, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। एक बेसिक सा सवाल, व्हाट इज चार्ज? चार्ज से आप समझते क्या हो? ये है क्या? कोई भी बच्चा बताना चाहे। चार्ज जो तुम ये कह रहे हो कि नेगेटिव, और ये क्या है? मास तो तुम्हें पता है कि मास क्या है, जिसे तोल सको। चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। मैं इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन नहीं पूछ रहा हूं, वो मुझे पता है, एलिमेंट्री पार्टिकल है, बात तो समझो। मैं पूछ रहा हूं चार्ज क्या है। तुमने तो कह दिया इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज, मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं चार्ज क्या है भाई। चार्ज से आप क्या समझते हो? अट्रैक्शन की तो फोर्स होती है। ये तो तुम बॉडी को डिफाइन कर रहे हो ना कि बॉडी पे पॉजिटिव नेगेटिव आ गया। मैं तो, तुम मेरी बात नहीं समझे। देख सुन, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास, बात तो समझियो, मेरे पास, मैं पैसा हूं क्या? मेरे पास पैसे। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है क्या? इलेक्ट्रॉन पे। अब पैसा तो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं मान ले पल्स की टॉफी खरीद लूं। अगर सपोज कर कोई तुझसे ये पूछे कि बता भाई व्हाट इज मनी, तो क्या बोलेगा? तो बोलेगा यार पैसा ना भाई एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना मैं कुछ चीजों को खरीद सकता हूं या कुछ चीजों को बेच भी सकता हूं। पैसे को तो ऐसे डिफाइन करेगा ना। अब मान ले मैं इलेक्ट्रॉन हूं, तो मुझ पे क्या है? चार्ज। तो चार्ज क्या है? देखो जब गहराई से पढ़ना शुरू करते हैं तो काम तमाम हो जाता है। देख ले 6ठी 7वीं 8वीं से पढ़ता आ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तेरे आज तक की खोपड़ी में बात नहीं आई कि चार्ज ही समझ ले, व्हाट इज चार्ज। सुन, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया यही एग्जांपल बिल्कुल चार्ज पे भी लागू होगा। सुन, पैसा क्या है जिसकी वजह से मान ले मैं टॉफी खरीद पा रहा हूं? चार्ज क्या है? अगर मुझ पे चार्ज है तो चार्ज मेरी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैं अपने जैसे किसी दूसरे को या तो अपनी तरफ खींच सकता हूं या उससे दूर भाग सकता हूं। बात समझ में आई? चार्ज मेरी प्रॉपर्टी है। चार्ज क्या है? मेरी प्रॉपर्टी, जो मुझे इस लायक बना रही है या जो मुझे इस काबिल बना रही है कि मैं किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करूं या रिपेल। समझ में आया? नहीं आया? इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होती है कि उस पर चार्ज होता है। हाँ, ये चीज हमने हमेशा देखी है कि इलेक्ट्रॉन बिना चार्ज के कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। जहां चार्ज होगा वहां, बात समझ में आई? अरे यार हाँ ना तो बोलो, क्या ये बात पल्ले पड़ी? तो चार्ज की ना बहुत सारी डेफिनेशंस बन सकती हैं। जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो मैं तुम्हें लिखवाता हूं एक डेफिनेशन, लेकिन उससे पहले जरा इतना सा लिख लो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बस इतना सा लिख लो, कोई नहीं पूछेगा पेपर में, दिस जस्ट बेसिक थिंग। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? इट इज द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना।
लिख लिया, इतना सा तो लिख लिया होगा, है ना। अब देखो इसमें आओ, व्हाट इज चार्ज की डेफिनेशन मैं तुम्हें लिखवाता हूँ जो मुझे अच्छी लगती है, ठीक है। अलग अलग किताबों में अलग अलग हो सकती है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लिखो जरा चार्ज में, अकॉर्डिंग टू सर विलियम गिलबर्ट, अकॉर्डिंग टू सर विलियम गिलबर्ट, according to Sir William Gilbert, charge is something possessed by material bodies, by virtue of which, VIRTUE, by virtue of which they can exert electrical forces on other bodies and can also show response to them, फुल स्टॉप। क्या भाई चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी के द्वारा पजेस की जाने वाली वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये दूसरी बॉडीज पर या तो फोर्स लगा सकता है या उनके लिए अपना जो एक तरीके से बिहेवियर है या जो रेस्पॉन्स है वो क्या कर सकता है, शो कर सकता है। यही चार्ज होता है, ठीक है। यही क्या होता है, चार्ज किसी भी चीज की प्रॉपर्टी है। यहां से अब सिलेबस शुरू हो जाएगा, अब ध्यान से समझेंगे। ये बेसिक कोई नहीं पूछने वाला तुमसे कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, लेकिन यहां से अब बेसिक शुरू हो जाएगा। ये सिलेबस स्टार्ट हुआ। एक बड़ा सवाल आता है दिमाग में कि यार चार्ज का ओरिजिन क्या है, मतलब क्या तुमने कभी सोचा कि चार्ज पैदा कैसे होता है? मतलब ये तो बात सही है कि इलेक्ट्रॉन पे, ये तो तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज पैदा कैसे होता है, तुमने कभी सोचा? बोलो, कोई भी बालक, सही गलत, किसी को भी पता हो, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ चार्ज? नहीं, कोई आइडिया नहीं। मैग्नेटिज्म पे कहां पहुंच गए प्रभु? मैग्नेटिक फील्ड तो खुद चार्ज की वजह से बहुत आगे पहुंच गए। चार्ज है तो मैग्नेटिक फील्ड है। चार्ज मूलभूत इकाई है, ठीक है, फंडामेंटल है ये, इसीलिए तो इसे पहले पढ़ा रहे हैं, वरना तो पहले क्या पढ़ाते हैं, मैग्नेटिज्म। इससे मैग्नेटिज्म बनता है, उससे ही पैदा नहीं हो सकता। हाँ भाई, चलो अब एक कहानी सुनते हैं, बहुत छोटी सी, समझना बात को ध्यान से। केमिस्ट्री तो आती है तुम्हें बहुत बढ़िया से। यार तो फिजिक्स में ही तो हाथ टाइट है तुम्हारा, केमिस्ट्री में तो बहुत तगड़ा हाथ होगा एकदम। चलो आओ, ज्यादा फालतू की बात नहीं करते। मेरे को सबसे अच्छा एक एलिमेंट लगता है सोडियम, तुम्हें भी लगता होगा। अच्छा है ना ये? क्यों बताओ क्यों? उग्र स्वभाव है इसका बहुत ज्यादा ना, हवा में आते एकदम आग पकड़ लेता है। इसका एटॉमिक नंबर 11। ओहो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। अब पता कई लोग मन में क्या सोच रहे होंगे अपने, मास्टर है पागल साला, 1s2 2s2 2p6 3s1 होती है। ये क्या कहाँ से 11वीं 12वीं पढ़ा रहा है, 281 पुरानी लिख रहा है। भाई मैं तो यही लिखूंगा, मेरा इसी से काम चलेगा, ठीक है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना, 11। आओ एक काम करते हैं, नील्स बोर वाले स्ट्रक्चर पे चले जाते हैं जरा। बोर भैया ने क्या कहा था कि न्यूक्लियस बीचों बीच होगा? अरे हाँ ना तो बोलो, न्यूक्लियस कहाँ होगा? चलो कि न्यूक्लियस बीचों बीच होगा। अरे न्यूक्लियस को एकदम बीचों बीच कर लेते हैं जी, लो जी, न्यूक्लियस बीचों बीच होगा। अब न्यूक्लियस बीचों बीच है तो भैया इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमेंगे। शेल वेल होती है क्या, KLM कुछ करके कुछ, या ऑर्बिट्स होते हैं क्या? तो चलो लो, 1 2 और 3 ही बनेंगे ना इसमें,
हैं, इनको फिलिंग करने का ऑर्डर। चलो भाई 2, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 1। अरे यार आना तो बोल, सही भरा है मैंने? गलत है बिल्कुल, मुझे मालूम है। ऑर्बिट नहीं होते, ऑर्बिटल्स होते हैं, वो भी मुझे मालूम है। लेकिन इतनी डीप केमिस्ट्री पढ़ाने की मुझे यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं, मेरा काम इससे चल जाएगा। अब एक बात बता, ये न्यूक्लियस है भाई, 11 इसका एटॉमिक नंबर है। 11 क्या है? तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11 एटॉमिक नंबर है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 11। वो 11 के 11 प्रोटॉन कहां होंगे? न्यूक्लियस में। और 11 इलेक्ट्रॉन यहां नाच रहे हैं इसके चारों तरफ। अब तो एक बात बता मेरे को, सोच, ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्यों घूम रहे हैं? ये इलेक्ट्रॉन पागल है क्या? इनमें अकल वकल नहीं है? इनके पास कोई और काम नहीं है क्या? ये क्यों घूम रहे हैं इन प्रोटॉनों के चारों तरफ? सोच के बता। अच्छा एक बात बता, तू एक बात बता, तुम यहां बैठ के फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि तुम्हें नहीं आती? अगर तुम्हें आ जाए तो तुम मुझे पढ़ा दोगे? मास्टर जी आप बैठो यहाँ, हम पढ़ाते तुम्हें फिजिक्स। जैसे ही आ जाएगी भग जाओगे। कहने का अर्थ क्या है? कोई भी कार्य हो रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूम रहे हैं, उसका कारण है कि प्रोटॉन तो पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव प्रोटॉन ने नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रखा है। भागना ये भी चाहता है भाई साहब, मन में है इसके में, लेकिन भाग क्यों नहीं भाग सकता? उस पर इतनी एनर्जी नहीं है। मान ले ये लेट कर ले, इसने इस पे 10 न्यूटन की फोर्स लगा रखी है। कितनी फोर्स लगा रखी है? भागना चाहता है पर भाग नहीं सकता क्योंकि इसके पास उतनी एनर्जी है नहीं। लेकिन क्या उसके मन में है? हाँ है। क्या तेरे मन में है? बिल्कुल है, यहां से भागने की। अभी देख क्लास खत्म होते ही भग जाएगा एकदम। तो ये भी भाग सकता है भाई, लेकिन भाग नहीं रहा क्योंकि एनर्जी नहीं। अगर ये एनर्जी किसी तरीके से इसे मिल जाए तो क्या ये यहां रुकेगा या भाग जाएगा? भागेगा। सीधी सी बात है। हमने क्या किया, सपोज कर 2 सब्सटेंसेस को ऐसे रब करना शुरू कर दिया। तू ऑब्जर्व करेगा जब रब करते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं। क्यों गर्म हो जाते हैं भैया? फ्रिक्शन की वजह से। किसकी वजह से? हीट इज अ फॉर्म ऑफ वो एनर्जी। अगर इस इलेक्ट्रॉन को मिल जाए तो ये इसको लात मार के बाहर भागेगा। आना बोले यार। अब ये सोच के अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर भाग गया तो ये पीछे क्या छोड़ के गया? मैं चार्ज की बात नहीं करूंगा, लेकिन पहले जो सिचुएशन बैलेंस में थी अब वो अनबैलेंस्ड हो गई है। ध्यान से देख, इसके कोर में अभी भी कितने प्रोटॉन रह गए? लेकिन इलेक्ट्रॉन क्योंकि छोड़ के भाग गया 1, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 1 प्रोटॉन क्या हो गया? और इस पर अब कैसा चार्ज आ जाएगा? अब ये इलेक्ट्रॉन जिसके पास जाएगा, हो सकता है किसी के पास जाए, हो सकता है बागी हो जाए, किसी के पास भी ना जाए। उदाहरण के तौर पे नमक के पास चला जाए, सोडियम पॉजिटिव बना गया, Cl के पास चला जाए तो NaCl बना लेगा। हो सकता है कहीं भी ना जाए, तो इस इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज रहेगा? ये इलेक्ट्रॉन जब चलेगा तो इससे चलने की जो इलेक्ट्रिसिटी बनती है उसको बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मेरे को एक बात समझ में आई कि चार्ज का ओरिजिन कहां से आया? फ्रिक्शन से। कहां से आया? चार्ज का ओरिजिन कहां से आया भाई? फ्रिक्शन। मैंने फ्रिक्शन की, रब किया, हीट बनी, एनर्जी ली, गया। तुम सोच रहे होगे मास्टर है बिल्कुल बावला, फ्रिक्शन से कैसे चार्ज पैदा हो सकता? क्या बकवासबाजी वाली। तो एक्चुअली तू अपने बचपन से फ्रिक्शन से चार्ज पैदा करता आ रहा है। मैं तुझे जरा एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान लगा के सोचिए और समझिए। ओहो, मैं ये नहीं दिखाना चाहता था। मैं पहले तुम्हें एग्जांपल बताना चाहता हूँ। एक बात बताओ, बचपन में वो तुमने वो कागज के टुकड़े वाला खेल खेला है क्या? क्या करते थे? कागज लिया, उसका टुकड़ा किया, उसको रखा,
एक लिया फुट्टा, नहीं देसी भाषा में बोलते हैं, एक लिया स्केल प्लास्टिक का, उसे खोपड़िया में रगड़ा, वो जादू सबने दिखाया होगा, सब लोगों ने करके भी देखा होगा, क्या कागज का टुकड़ा ऊपर उठ जाता है? क्यों उठ गया भाई वो? कभी सोचे? या सिर्फ जादू दिखाने से ही मतलब था? बिल्कुल, तुमने स्केल को अपने बालों से रगड़ा, रगड़ने पे हुई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से स्केल पे क्या आया? चार्ज, उस चार्ज की वजह से वो कागज अट्रैक्ट हो रहा है। और सोचो ऐसा कोई एग्जाम्पल जो तुम बचपन से कर रहे हो, सोचो सोचो सोचो। बर्थडे मनाते हो? बर्थडे मनाते हो? बर्थडे मनाते हो तो गुब्बारे फुलाते हो? गुब्बारे जब कई बार गुब्बारे फुला के दीवार पे चिपकाने होते तो क्या उसे सर पे रगड़ के या यहाँ रगड़ के चिपका देते और वो चिपक भी जाता होगा? कभी सोचे क्यों चिपक रहा हो? कौन छो क्या बिना रगड़े चिपकेगा क्या? रगड़ने से ऐसा क्या हो रहा है? चार्ज पैदा हो रहा है। रगड़ने से क्या हो रहा है? चार्ज पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से वो चिपक रहा है। और सोच, कई बार तुमने ऑब्जर्व किया होगा, जैसे जो लोग जिम वगैरह जाते हैं वो नाइलॉन के कपड़े पहन लेते हैं, ज्यादा कसे हुए कपड़े, बहुत देर तक उनको पहन के जब उतारो तो क्या चट 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 की आवाज आती है कई बार। तो कहां से आ रही है वो आवाज? चार्ज है। कैसे पैदा हुआ? कपड़ा तेरी बॉडी से रगड़ खा रहा है, रगड़ खा खा के उस पर चार्ज क्या हो गया है? इकट्ठा। वो चार्ज ही क्या पैदा कर रहा है? आवाज। अंधेरे में देखेगा तो स्पार्क भी होगा। कई बार देखा होगा फर के कपड़े, ऊन के कपड़े जब सर्दियों में पहनते हैं और एकदम से किसी को छूते हैं वो तो बढ़िया सा झटका लगता है नहीं लगता है? कहां से आया वो सारा चार्ज? बोलो, कहां से आया सारा चार्ज? क्योंकि कपड़ा तेरी बॉडी के साथ रगड़ खा रहा है। चार्ज का ओरिजिन फ्रिक्शनल है। और सुन, ये डीटीसी की बसें देखी भाई तूने? हरी लाल नीली पीली पता नहीं कितने रंग की चला दी। कभी ऑब्जर्व करियो, पता नहीं तूने किया होगा या नहीं, इन बसों के पीछे एक जंजीर लटक रही होती है। क्यों है भाई यार जंजीर? उसे पकड़ के कोई भागेगा, कोई गाड़ी पकड़ के खींचनी है। कभी तुम्हें खोपड़ी में बात आई कि वो जंजीर वहां क्यों लगा रखी है? देखो, फिजिक्स की शुरुआत पहला ऑब्जर्वेशन से होती है और दूसरी प्रश्न से कि क्यों। फिजिक्स तुम्हारे चारों तरफ है। कॉपी पेन लेके फिजिक्स पढ़ेगा तो जीवन में कभी नहीं आएगी। कभी सोचा आज तक कि बस में वो जंजीर क्यों लगाई है? नहीं सोचा? मैं बताता है। बस चलेगी ना, तो चलेगी तो एयर के साथ फ्रिक्शन होगी। हाँ ना बोल। जब बस की रफ्तार बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगी तो बस के सरफेस पे क्या आएगा? चार्ज स्पार्क पैदा कर सकता है। चार्ज क्या पैदा कर सकता है? बस चल रही है सीएनजी पे, अगर एक स्पार्क पैदा हो गया तो तुझे नहीं लगता कि पूरी बस की दिवाली बन जाएगी? तो वो चार्ज दिवाली ना मना पाए इसके लिए बस की मेटालिक बॉडी से कनेक्ट करके जंजीर लटका देते हैं और टाइम पे वो जंजीर जमीन को छूती रहती है। जितना भी चार्ज उसके सरफेस पे बनता है वो सारा कहां चला जाता है? जमीन में। सोच, मान ले तू आया, ये बालक आया भागता भागता, कौशल कह रहा बस पकड़ूंगा, बस पे था चार्ज। जैसे ही भाई ने बस को छुआ, बस ने से 1 किलोमीटर दूर फेंक दिया। कैसा लगेगा? सोच के देख, बड़ा बुरा लगेगा। इसीलिए बसों में क्या लगी होती है? जंजीर। क्या लगी होती है? अरे बात समझ में आई? अब तुम सोचोगे मास्टर पागल बना रहा है, बस में जंजीर लग रही है, एरोप्लेन में तो नहीं होती। चलता तो एरोप्लेन भी है, चलता तो उसमें क्यों नहीं होती जंजीर? बताओ ना। प्रैक्टिकल फिजिक्स है, होनी चाहिए ना वैसे जंजीर, है ना? उसकी तो रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। अब अकल के दुश्मन हो, वो उड़ता है हवा में। कहां उड़ता है वो? करंट जब तक नहीं बनेगा, जब तक सर्किट पूरा ना हो। उसके टायर कंडक्टिंग होते हैं। जैसे ही जमीन को छुएगा, सबसे पहले कौन सा हिस्सा उसका जमीन को टच करेगा? टायर कंडक्टिंग होते हैं। जैसे ही जमीन को टच करता है, सारा चार्ज कहां चला जाता है? जमीन में। एनसीईआरटी का सवाल है ये, एनसीईआरटी का सवाल है। अभी आगे दिखाऊंगा, लिखे हुए हैं सवाल। और सोच, और कोई एग्जांपल बता मुझे ऐसे चार्ज का यार, बता बढ़िया सा। हैं क्या?
टीवी के सामने और टीवी के सामने हाथ रख दो तो है। अरे तुम यार रील्स तो देखते होगे, रील्स देखते हो। आजकल एक रील बड़ी चल रही है, एक लौंडा बैठ जा कुर्सी पे और दो लड़के उसके सर पे है ना वो कपड़ा सा रगड़ते हैं भाई साहब ऐसे, और फिर वो है ना गैस को टच करता है, टच करते ही गैस चालू हो जाती है। क्या है वो? यही तो है जो तेरे को पढ़ा रहा हूँ। जब कपड़ा रगड़ा तो फ्रिक्शन हुई, फ्रिक्शन हुई तो उसकी बॉडी पे क्या आ गया? चार्ज आ गया। अरे यार हाँ ना बोल। कई बारी एक और वीडियो है मैं दिखाऊंगा, जैसे तुमने ये फेनोमेना देखा होगा कई बारी, ये कन्या, ये गुब्बारा। अब कन्या ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे जाके कर सकती हैं कि गुब्बारे को बढ़िया से फुला के उसको बढ़िया से घिस के उस पर चार्ज पैदा कर लो और फिर गुब्बारे को अपने बाल के पास लाना, उड़ जाएंगे बाल, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े। और सुनो, कई बारी ऐसा होता है, यहाँ तो नहीं होता, पहाड़ों में कभी तुम जाओ, कहाँ जाओ? पहाड़ों में तुम घूम रहे हो, बादल हो रहे हैं ऊपर, बढ़िया आ रही है, बढ़िया एकदम मस्त, एकदम बारिश वारिश आने का मौसम हो रहा है। और तुमने देखा, मतलब ये कन्या ही ऑब्जर्व कर सकती है क्योंकि लड़कों के बाल तो छोटे छोटे होते हैं, है ना। कन्याओं ने देखा उनके बाल ऐसे उड़ने लगते हैं, वो देखा है, कई बार भूतनी से बन जाती है। बुरा नहीं मानने का, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, है ऐसे बाल उड़ने लग जाते हैं। अरे यार हाँ ना बोलो, वीडियो देखोगे दुनिया भर की वीडियो मिलेंगी, ठीक है। दो कन्याओं ने वीडियो बनाई भी है ऐसी, मतलब एक ले आऊंगा अगली क्लास में ढूंढ डाल के कहीं यूट्यूब से, मस्त उन्होंने वीडियो बनाई। देखो मेरा तुम्हें एडवाइस है, जब भी कहीं ऐसा होने लग जाए तुरंत वहां से 9 तो 11 हो जाओ, बिजली गिरेगी वहां, क्योंकि क्लाउड में चार्ज बन चुका है बहुत ज्यादा। लेकिन वो तो कन्याएं थी, बावली थी, वीडियो बनाती नहीं, दोनों ही मर गई। वीडियो किसी को मिल गया होगा, मोबाइल अपलोड कर दी होगी उन्होंने, टे बोल गई। एडवाइस, क्या एडवाइस है? जहां कहीं भी ऐसा हो वहां से तुरंत भाग जाओ। अच्छा एक बात होगा, एक और चीज सोच, बिजली कड़कती है क्या? सोच तो, कड़कती है नहीं कड़कती है? कड़कती है। अच्छा कई बार कड़कती है तो घरों पर भी तो गिरती है, गिरती है नहीं गिरती है? अरे यार हाँ ना तो बोल। बिजली आसमान में कहां से आ रही? इंद्रदेव बना रहे हैं या वरुणदेव तैयार कर रहे हैं? सोचे। और इतनी पड़ती है कि अगर मान ले तेरे ऊपर पड़ जाए, मैं कह रहा हूं भाई साहब स्वाद आ जाए, घर पे पड़ जाए तो दीवार के टुकड़े टुकड़े कर दे, इतना ज्यादा पोटेंशियल होता है। वो हवा में कहां से बन रही है भाई? सोचो। फ्रिक्शन से क्लाउड के पार्टिकल्स आपस में क्या करते हैं? रगड़ खाते हैं। उस रगड़ खाने से वो बिजली बनती है जो तुम आसमान में चमकते हुए देखते हो। और कभी कभार वो बिजली घर पे भी गिर जाती है, कभी कभार, हर बार नहीं। बात समझ में आई? और सर्किट पूरा नहीं होता बच्चे, इसलिए झटका नहीं लगता। अगर सर्किट पूरा हो जाए उसका तो तुम यहाँ बैठे बैठे नाचोगे। सोच के देखो, सर्किट पूरा नहीं होता इसलिए करंट नहीं लगता। हमने कहा उन कन्याओं के बाल ही केवल ऐसे भूतनी जैसे हो गए, अगर करंट लगता तो मरना जाती तुरंत। अबे हाँ ना, करंट कब लगेगा? ऊपर से आएगी। देखो एक चीज समझो, करंट कब लगता है? करंट जब तक नहीं लगेगा जब तक कि सर्किट पूरा नहीं होगा। सर्किट कैसे पूरा होगा? अब ये भी सुन ले, जैसे मान ले ये एक तार है, लेट करियो बात को, ये कॉमन बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, जनरल फिजिक्स। ये एक तार है, ठीक है, एक हाथ तेरा यहाँ, एक हाथ तेरा यहाँ, तू इसे पकड़ के लटक गया, ये नहीं जोड़ तो दूं, ड्राइंग ऐसी है, ठीक है। अब तुझे पकड़ के लटक गया, अब तू बता तुझे करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, तुझे करंट नहीं लगेगा। पता है क्यों नहीं लगा? क्योंकि मान ले यहाँ पे तार का पोटेंशियल है 220 वोल्ट, तो इधर भी कितना पोटेंशियल है? जब तक इसमें अंतर नहीं पैदा होगा तब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं। और जब तक, मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, जब तक इलेक्ट्रॉन चलेगा नहीं करंट बनेगा नहीं। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, अभी वो रेस्ट में, अभी किसमें? बिजली बनानी है तो उसे चलाना पड़ेगा। चलेगा कब? जब पोटेंशियल में क्या पैदा होगा? अंतर। जैसे मान ले तू जमीन पे खड़ा हो जाए, ओ हो, और फिर तार को छू ले, आ गया मजा? क्योंकि जमीन का पोटेंशियल कितना है? 0।
अब तार का पोटेंशियल कितना है? 220। इलेक्ट्रॉन तेरे शरीर में से होते हुए जमीन में जाएंगे, लेकिन तुझे पूर्ण रूपेण आनंद की अनुभूति कराते हुए जाएंगे। तुझे बहुत मजा आएगा इस पूरी प्रोसेस में, समझ रहा बात को? तेरे को बहुत आनंद आएगा। कभी ऑब्जर्व किया एक बात, जैसे ये सॉकेट है, ये देखो, इसमें दो तार लगाते हो, एक इधर एक इधर, ठीक है? अगर दोनों तार एक ही तरफ लगा दो तो चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि ये जो सॉकेट है ऐसा, एक होता है 220 पे, दूसरा होता है 0 पे, गौचू, दूसरे में कुछ नहीं होता। जब तू दो एंड इसमें जोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन ऐसे भागेगा ना, और इलेक्ट्रॉन भागेगा तो क्या बनेगा? करंट, बल्ब भी जलेगा, सारे काम होंगे। तो दोनों तार उठा के यहीं जोड़ देगा कमबख्त, तो डेल्टा भी आया ही नहीं। सर्किट करके देख लियो घर जाके, यहां कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होगा। सारे एक्सपेरिमेंट कहां होंगे? घर जाके अपने घर की बिजली फूंको, हमें कोई लेना देना नहीं। बात क्लियर है? क्या ये बात समझ में आई कि चार्ज का ओरिजिन क्या है? हाँ ना बोलो भाई। चार्ज का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन। चार्ज का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन। लिखेंगे, और जितने भी मैंने हिंदी में एग्जाम्पल दिए वो सब लिख लो एक एक करके अपने वर्ड्स में। कोई वो नहीं है टाइम पास वाली प्रॉपर्टी जो है। देखो, सबसे पहली प्रॉपर्टी समझ लो, फिर उतारना है एक साथ। सबसे पहली बात, चार्ज जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ये बात तुम सबको समझ में आती होगी अगर क्लास 11th में तुम लोग पढ़े हो कि 3 तरीके की क्वांटिटीज होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स, तीसरी कहां से आ रही है आवाज? कहीं से? अरे मैंने तुझसे तो पूछा ही नहीं है, तुम काहे बता रही हो? मैं तो इस कन्या से पूछ रहा हूं, वो वाली कन्या, पीछे वाली कन्या। तीसरी क्वांटिटी टेंसर्स। 3 तरीके की क्वांटिटी होती हैं, स्केलर्स, वेक्टर्स और टेंसर। तो अभी हम बाकियों पे तो चर्चा करेंगे नहीं, अपन स्केलर पर चर्चा करेंगे। भाई स्केलर कौन है? जिसमें सिर्फ क्या हो? मैग्नीट्यूड। तो चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, और क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है इसलिए तू इसे बड़े प्यार मोहब्बत से जोड़ सकता है। जैसे तेरे को एक तरफ दिया हो 3 कूलम चार्ज, एक तरफ दिया हो 2 कूलम चार्ज, वो तो सके भैया जोड़ दे, तो जोड़ के सीधा आंसर कितना आ जाएगा? स्केलर क्वांटिटी को तो नॉर्मली ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगली बात, चार्ज 2 तरीके का होता है। आप सुनना बात को बहुत ध्यान से। चार्ज 2 तरीके का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ चार्ज के नाम हैं। इनका गणित से कोई वास्ता नहीं है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि 0 से बड़ा है, और नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि 0 से छोटा है। ये इनके नाम हैं। तेरा मन करे तो एक को राम कह दे, दूसरे को श्याम कह दे, तो एक को सीता कह देता, दूसरे को गीता कह देता। पर दुख की बात ये थी कि जिन्होंने नाम रखे वो इंडियन थे नहीं। बात समझ में आई? अगर वो होते तो हम कुछ सोचते भी, लेकिन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि जो एक तरीके का चार्ज है उसकी प्रॉपर्टी दूसरे तरीके के चार्ज के बिल्कुल अपोजिट है। इसलिए उसके दिमाग में आया, उसने एक को क्या लिख दिया? प्लस, और दूसरे को क्या लिख दिया? माइनस। बिकॉज माइनस इज अपोजिट ऑफ प्लस एंड प्लस इज अपोजिट ऑफ माइनस। ये प्लस माइनस चार्ज, ये साइन किसने दिए? अबे 8वीं 9वीं में कुछ तो पढ़ लेते। ये चार्ज को साइन किसने दिए? बेंजामिन फ्रैंकलिन, सुने होगे नाम? काइट, पतंगबाज था ये आदमी, समझ रहे हो? बेंजामिन फ्रैंकलिन gave the charges their signs। नामकरण इसने किया। बताया किसने कि चार्ज 2 तरीके के होते हैं? Dufay said that charges
आर ऑफ टू टाइप्स। डूफे ने कहा था कि दो तरीके के होते हैं, कौन से दो तरीके के होते हैं वो उसे भी नहीं पता था। नाम इनको किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। और चार्ज को ढूंढा किसने? ग्रीक। ठीक है, जो हमको पढ़ाया जाता है, अब हम अपने इंडिया का नहीं कह सकते किसने ढूंढा, लेकिन ओरिजिन ऑफ चार्ज इनिशियली किसने रिपोर्ट किया था? ग्रीक लोगों ने। सिल्क क्लॉथ के ऊपर उन्होंने ग्लास को रब किया था और उस पर चार्ज आया था। ठीक है, वो इनिशियली एक्सपेरिमेंट था। तो चार्ज दो तरीके का होता है भाई, कौन कौन सा? पॉजिटिव और नेगेटिव। ध्यान रखने वाली बात, पॉजिटिव और नेगेटिव इनके नाम है। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल बाय अनलाइक चार्जेस अटैक, ये तो पता होगा सबको। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। हालांकि इसे बदल देंगे आगे चल के, जनरल प्रॉपर्टी है ये। और आखिरी प्रॉपर्टी जो तुम यहाँ पे देख पा रहे हो वो क्या है? कि चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये नहीं पता होगा बिल्कुल ना इसके बारे में, ये इंपॉर्टेंट चीज है, चार्ज इज क्वांटाइज। तो ये एक अलग से टॉपिक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये लिखो, फिर क्वांटाइजेशन को शुरू करेंगे। आज नहीं शुरू करेंगे क्वांटाइजेशन। आज जो कुछ भी अपन ने पढ़ा उसका अगर अपन रिकैप करें, हमने कुछ ही बातें पढ़ी हैं बेसिक। हमने सबसे पहले ये जाना आज कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। बोलो जरा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हमने जाना कि चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी चीज की क्या होती है? प्रॉपर्टी। चार्ज किसी भी चीज की क्या होती है? प्रॉपर्टी। देन हमने जाना कि चार्ज का ओरिजिन क्या है। बोलो भाई, चार्ज का ओरिजिन क्या है? फ्रिक्शन। और इसके हमने तुमको बहुत सारे क्या बताए भाई? एग्जाम्पल्स बताए जो तुमने हिंदी में लिखे होंगे। और उसके बाद में हमने ये जाना कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है? चार्ज स्केलर है, चार्ज एडिटिव है, चार्ज क्वांटाइज्ड भी है, ये आगे पढ़ाऊंगा। चार्ज दो टाइप्स का है, कौन कौन सा? पॉजिटिव और एक और बता देता हूं, चार्ज को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है क्यू से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्यू से। चाहे तो स्मॉल क्यू से या चाहे तो कैपिटल क्यू से, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगी? क्यू रहेगी। ठीक है, आज जो पढ़ाया, क्या ये बात तुम्हारी खोपड़िया में घुसी? ये आज की पहली क्लास का सार हो गया पूरा पूरा। लेक्चर 1 जिसका टारगेट आज यहीं तक था वो समाप्त हुआ। टारगेट अचीव। आज के लेक्चर का टारगेट यही था। क्वांटाइजेशन अगले लेक्चर में टारगेट होगा। ठीक है, और जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे उनको तो मैंने प्लानर भी भेज दिया था। ठीक है, आज अभी मैं ग्रुप बना के ग्रुप पे फिर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, प्लानर में अपडेट